नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब सीबीएसई जो है वो इस साल का सिलेबस अपडेट करेगा। कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि सर कोविड की वजह से जो हमारा स्कूल है वो नहीं ओपन हो पा रहा है, जो क्लासेज है वो ऑनलाइन चल रही है, तो ऐसे में क्या सीबीएसई अपना सिलेबस रिड्यूस करेगा? तो बिल्कुल सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। कल शाम को एक सीबीएसई ने सर्कुलर डाला है जिसके अकॉर्डिंग हर क्लास में हर सब्जेक्ट का क्लास 9 टू क्लास 12 का लगभग 30% सिलेबस जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, लगभग 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया है। अब आपको 70% सिलेबस जो है वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज चेंज इन मैथमेटिक्स करिकुलम फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जो कल सीबीएसई ने कुछ सिलेबस डिलीट किया है तो उससे चैप्टर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ा है क्या? कोई ऐसा चैप्टर है जो पहले सिलेबस में था और अब जो है उसको सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है ये सीबीएसई का कि द टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर्स बिफोर, ठीक है, इस सर्कुलर के आने से पहले टोटल मिला के +2 के अंदर 13 चैप्टर्स थे और जो कल सिलेबस अपडेट किया गया है, कुछ डिलीट किया गया है, उसके बाद भी चैप्टर टोटल नंबर 13 है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है हम लोगों को कोई भी चैप्टर वाइज लॉस नहीं हुआ है। जितने चैप्टर्स पहले थे सेम टू सेम उतने ही चैप्टर्स अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो भैया जी चेंज क्या हुआ है? जो चेंज हुआ है, चेंज हमारे पास हुआ है ओनली टॉपिक वाइज डिलीशन। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस को डिलीट किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर उठा दिया, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं उठाया, कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। वो टॉपिक्स जो हम लोग आगे जाके पढ़ सकते हैं या वो टॉपिक्स जिनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था उनको काटा गया है। अगर हम लोग बात करें एवरेज और वीक बच्चों के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, अब उन लोगों को बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल जो कम्युनिटी है उनके लिए भी थोड़ा सा लॉस की बात है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो इसके बीच में से काट दिए गए हैं। तो अब हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर में क्या कुछ डिलीट किया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उनको चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का कोई लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें टॉपिक वाइज डिलीशन हुआ है। जैसे मान लो एक चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक थे तो 5 में से 1 या 2 टॉपिक हटा दिए, बाकी 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 जो है उस चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। +2 क्लास के मैथ्स के अंदर मैं इसको सबसे बढ़िया चैप्टर मानता हूं क्योंकि बहुत ब्रिलियंट चैप्टर है और हमारे कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी है। पहले क्या हुआ करता था, रिलेशन फंक्शन के अंदर टोटल मिला के 5 एक्सरसाइज थी और साथ में एक मिसलिनियस एक्सरसाइज थी। इस लेक्चर में जितने भी मैं बात करूंगा वो सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक को देख के उसके बाद हमने जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन और पेज वगैरह आप निकाल लेना और ये एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको निकाल लेना। एक पार्ट और है, साथ साथ आप टिक करते रहना कौन से टॉपिक कट गए हैं और कौन से टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने होंगे। तो पहला चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन का है, रिलेशन फंक्शन के अंदर हमारे पास टोटल मिला के 5 टॉपिक हुआ करते थे रिलेशन का। उसके बाद है फंक्शन, फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शंस, और उसके बाद था बाइनरी ऑपरेशन। जो लोगों ने पिछले साल का सिलेबस देखा होगा तो सीबीएसई ने पिछले साल बाइनरी ऑपरेशंस को सिलेबस में से हटा दिया था, ये तो पिछले साल डिलीट हो गया था। इस साल क्या हुआ है, इस साल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, और इनवर्स ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.4, इन दोनों को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब है अब आपको चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और सेकंड नंबर पे हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन क्या है, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। उसके साथ साथ इस चैप्टर में एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 और 19। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6,
7, 9, 11, 12, 13, 14, 19 इन क्वेश्चंस को हटा दीजिए। ये क्वेश्चन या तो इनवर्स के ऊपर बेस्ड हैं, या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, या फिर बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 में अब कुछ भी मुश्किल नहीं बचा, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर वो बन गया है। हालांकि कंपटीशन वाले बच्चों को इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम्स है, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है, बिटसेट का एग्जाम है, या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वहां पे एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में ये वाला चैप्टर जो है वो ऐसा नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा आएगा जैसा हमें पहले दे रखा था। तो जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। हां, जिसको सिर्फ सीबीएसई में मार्क्स लेने हैं उसको इतना ही टॉपिक पढ़ लेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हम प्यार से आईटीएफ भी बोल देते हैं। अब आईटीएफ में क्या हुआ है, आईटीएफ के अंदर पहले ही बहुत सिलेबस कम था, तो उन लोगों ने क्या किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को सिलेबस से हटा दिया है। अब आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और सीबीएसई वाले तो पहले भी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो पहले भी मतलब ग्राफ नहीं पढ़ाए जाते, मैक्सिमम जगह पे ग्राफ नहीं पढ़ाते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वही लोग इसके ग्राफ पढ़ाते हैं और वो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ना है। मेरे ख्याल से जो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप लोगों को उनके प्रूफ नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आप उसके ऊपर बेस सवाल कर पाएंगे, नहीं तो सवाल ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उसके जो प्रूफ है वो प्रूफ आपको नहीं पढ़ने, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले याद करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बीच में जो कटा है सिलेबस के बीच में से, वो क्या कटा है, 2.3 एक्सरसाइज है ना। जो 2.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 से लेके पेज नंबर 44 तक 1 से लेकर जो 6 प्रॉपर्टीज के प्रूफ दे रखे हैं, वो प्रूफ आपको नहीं करने हैं। अब आपके पेपर में वो प्रूफ नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब है अब आपको उनका यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को आईटीएफ का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बीच में से जो ग्राफ वाला पोर्शन था उसको डिलीट कर दिया गया है, और साथ में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं उनके प्रूफ भी आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। 2.3 एक्सरसाइज में पेज नंबर 42 से लेके पेज नंबर 44 तक प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेके 6 तक फॉर्मूले से रखे हैं, उनका डेरिवेशन भी दे रखा है, वो डेरिवेशन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते चलिए जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है वो मैट्रिसेस का चैप्टर था, सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, और जो इसमें से कटा है वो एक थोड़ा सा ही मुश्किल टॉपिक था जो बच्चों को मुश्किल लगता था। सबसे पहली चीज है नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज ए जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सिलेबस से एज इट इज हटा दिया गया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ लिया होगा काफी लोगों ने, जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0, और मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 0 0 0 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो 0 आता है। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एक जीरो मैट्रिक्स आता है। तो एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई 1-2 क्वेश्चन है बीच में जो अब इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। यह सीबीएसई का बहुत फेवरेट सवाल था। हर साल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का या क्वेश्चन 6 नंबर का आया करता था, और बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती थी, क्योंकि यह एक्सरसाइज प्रैक्टिस बहुत मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आप प्रॉपर्टी उल्टी सीधी लगाएंगे और जो आंसर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सीबीएसई ने आपकी समस्या का समाधान करते हुए एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सिलेबस से हटा दिया है, जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद अगला है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। कहने का मतलब है अगर किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ये थ्योरम हमारे सिलेबस में पहले हुआ करती थी, हालांकि जो है इसका प्रूफ कभी पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अब इसके प्रूफ को सिलेबस से हटा दिया है।
तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल सा चेंज हुआ है। ये वाले चेंज को मैं मेजर चेंज कह सकता हूं कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है उसको डिलीट किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा हुआ जो था वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का था, जहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट को उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इवेल्युएट करते थे, जो कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती थी। हालांकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो बेहद ही सिंपल और बेहद आसान थी। हालांकि जब वो पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, जिनको करने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़े तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सीबीएसई ने आपकी समस्या का हल करते हुए आर्टिकल नंबर 4.3 एक्सरसाइज नंबर 4.2 पेज नंबर 119 से लेके 121 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 को सिलेबस में से हटा दिया है। अब आपको वो वाले क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने जारी किया है। ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एग्जांपल, जिसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी बोलते थे। जो मैट्रिक्स मेथड हमारे पास था उस मैट्रिक्स मेथड को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब एक्सरसाइज नंबर 4.6 आपको करने की आवश्यकता नहीं है और मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये वाले क्वेश्चन अब आपको नहीं करने हैं। अगर मैं आपको वैसे देख के बताऊं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। अब बिल्कुल लल्ली लल्ली से सवाल आने वाले, इतने बिल्कुल हलवा सवाल आएंगे पेपर में जिसको आप देखते ही बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जो एवरेज और वीक स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात है, क्योंकि जब सीबीएसई 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया करता था या तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 में से होता था या फिर एक्सरसाइज नंबर 4.6 के बीच में से होता था। अब 2015 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट का पेपर हो, चाहे वो फुल ईयर का पेपर हो, चाहे किसी भी रीजन का पेपर हो, आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको या तो 4.2 में से मिलता था या फिर 4.6 में से मिलता था। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा? अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स देगा, आपको कहेगा इसका इनवर्स निकाल दो, या फिर आपसे यह बोलेगा कि a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a, या फिर एडजॉइंट a मल्टीप्लाई बाय a, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग बिल्कुल सरलतम श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आता है। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई वालों ने इस चैप्टर का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर अगले आने वाले 4-5 चैप्टर्स की रीढ़ की हड्डी है, और अगर इसको कट कर दिया जाएगा तो आगे वाले चैप्टर्स को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो टोटल मिला के काफी सारी एक्सरसाइज थी इसके बीच में से। एक स्पेशल एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 5.8 एनसीईआरटी की किताब में कुछ 184 पेज के ऊपर है, जिसके बीच में हमारे पास 2 मीन वैल्यू थ्योरम है। सबसे पहली थ्योरम है रोल्स थ्योरम और दूसरी थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोग इसका प्रूफ तो पहले भी नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं था। सब स्टेटमेंट थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इस बार वो सारे के सारे आपसे क्या कहता है, रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड दियर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। उनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी इस साल सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो कहने का मतलब है एक्सरसाइज नंबर 5.8 पेज नंबर 184 पे जो एक्सरसाइज है उसको इस साल हम लोगों को नहीं पढ़ना है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है हम लोग इसको प्यार से एओडी भी बोलते हैं ना, कंपटीशन में तो बहुत फेमस है एओडी के नाम से। अब एओडी के अंदर भी काफी सारी एक्सरसाइज थी, जिसमें से कुछ 2 एक्सरसाइज को हटाया गया है। सबसे पहली थी कि डेरिवेटिव एज द रेट मेजर। हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं रेट मेजर करने के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज नंबर 6.1 को इस बार सिलेबस में से हटा दिया है। और यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना, किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते थे। तो पेज नंबर 6.5 आर्टिकल है, 6.5 आर्टिकल है, पेज नंबर 215 है और एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, जिसको सिलेबस में से हटा दिया। तो कहने का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर
6 के अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज रेट मेजर थी जो हट चुकी है। दूसरी एक्सरसाइज टेंजेंट नॉर्मल की थी, वो आपको पढ़नी है। तीसरी एक्सरसाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की थी। चौथी एक्सरसाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस की थी। पांचवी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शंस थी। और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज थी अप्रोक्सीमेशन। तो पहली और लास्ट एक्सरसाइज को सिलेबस में से हटा दिया गया है। अगेन अ वेरी गुड डिसीजन। हटाने का तो बहुत सारी चीजें हटाई जा सकती हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी चीजें थी उनको सिलेबस में एज इट इज रख लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस मैथ का, दैट इज द इंटीग्रल्स, है ना। इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के दोनों इंटीग्रल्स इस चैप्टर के बीच में है। स्पेशली एक एक्सरसाइज जिसके बीच में दो तरह के इंटीग्रेशन आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर px प्लस q इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो ये जो दो टाइप के इंटीग्रल थे, इन दो टाइप के इंटीग्रल को सिलेबस में से हटा दिया है। पेज नंबर 329 एक्सरसाइज नंबर 7.7 जो है वो आपको इस बार सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। बाकी सारे इंटीग्रल आपको पढ़नी है। पार्शियल फ्रैक्शन एज इट इज पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एज इट इज पढ़ना है, बाय पार्ट्स मेथड एज इट इज पढ़ना है, ई रेस टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव वो भी एज इट इज पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज नंबर 7.7 जिसमें दो तरह के क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ठीक है जी। उसके बाद आगे है नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, जहां से जो सीबीएसई था पिछले 2-3 साल आप उठा के देखिए, यहां से एक क्वेश्चन लगातार 6 नंबर का पेपर में आ रहा था और बहुत सारे बच्चे इसको करके पास भी हो रहे थे। तो इन माय अकॉर्डिंग की इसको नहीं काटना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी इसको सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। 331 पेज के ऊपर आर्टिकल नंबर 7.71 और साथ में एक्सरसाइज नंबर 7.8 जो है वो भी आपको इस बार सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं पढ़नी है, आपके एग्जाम में वो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का था। जो मेजर लॉस हुआ है वो चैप्टर नंबर हमारा ये हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, जो कि बिल्कुल प्यारा सा 6 नंबर का क्वेश्चन आता था और किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होता था। तो चलिए इसके बाद आगे चलते लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, किसी भी दो कर्व के बीच में एरिया निकालने के लिए। ठीक है ना। और सीबीएसई जो है वो हर साल यहां से एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनाया करता था, जो इस बार के सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नंबर 8.3 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 8.2 और जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को इस साल सीबीएसई की तैयारी करते हुए इन चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों एक्सरसाइज सिलेबस से कट गई है। जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, 8.1 के अंदर हम लोग एरिया निकालते हैं एक कर्व और एक लाइन के बीच में। यहां पे जो हमें कहा गया है दिस इज बिटवीन अबव साइड कर्व्स, कहने का मतलब दो कर्व के बीच में एरिया निकालने वाला। तो जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.2 और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसको आप इस बार की प्रिपरेशन के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9। वैसे ये वाला जो चीज है ये बहुत गलत कटा है, ये इंक्लूडेड होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत बेस्ट पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिससे हम लोग किसी भी दो कर्व के बीच में एरिया को बाउंड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 3 मेथड है, एक फॉर्मेशन है, एक में सॉल्यूशन चेक कराता है और एक में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के बारे में बताता है। तो सबसे पहली चीज जो सिलेबस में से काटी गई है कि अगर हम लोगों को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दे रखा है तो हम लोग उसको उतनी बार डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया करते थे। अब नहीं बनाना है, उसके ऊपर हार चढ़ा दीजिए क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 9.4 पेज नंबर 391 और साथ में एक्सरसाइज नंबर 9.3 को अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया गया है, ऑर्डर डिग्री के बारे में बताया गया है, दूसरी के बीच में सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वहां पे 3 मेथड है सॉल्यूशन निकालने के। सबसे पहला मेथड आपको मालूम है वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और तीसरा मेथड था
कि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। उसमें हमारे पास दो केस हुआ करते थे। एक केस हमारे पास था dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे q और p x के फंक्शन थे। उसी के बीच में एक टाइप ये भी बना करती थी dx बाई dy प्लस में px इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q y के फंक्शन होंगे। कहने का मतलब है अब उन दो टाइप में से इस वाली टाइप को हटा दिया गया है। इस वाली टाइप के सवाल नहीं मिलेंगे। अगर आप 2015-2016 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन dx बाई dy के ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि अब आपको सिलेबस में नहीं करने हैं। पेज नंबर 413 और 414 पेज के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 9.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इसके ऊपर बेस्ड है। वो क्वेश्चन तो आप डिलीट कर ही सकते हैं। बाकी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ये दो टॉपिक जो हैं वो डिलीट हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है वो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बेसिकली हम लोग तीन चीजें पढ़ा करते थे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, या फिर था वेक्टर प्रोडक्ट, और तीसरा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में मेरे को इसका कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है या सप्लीमेंट में दे रखा होगा, लेकिन अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाएंगे 2015 का, कंपार्टमेंट का, 2016 का, तो वहां पे आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जहां पे आपको कहा जाता था कि कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर है या कोई भी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, या फिर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हम लोग निकालते थे, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन है अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, इस बार सीबीएसई की प्रिपरेशन करते हुए आपको उसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर्स। ठीक है, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है ये, और जिस हिसाब से यहां से सिलेबस काटा गया तो मैं यही कहूंगा कि 3D की आत्मा निकाल दी गई है। अब सिर्फ शरीर बचा हुआ है, उसको तो कोई भी कुछ कर सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो आत्मा थी ना वो तो यहां से निकल गई है, क्योंकि जो सवाल पेपर में आया करते थे, कंपटीशन एग्जाम में आया करते थे, वो सारे हटा दिए गए हैं। आपसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। आर्टिकल नंबर 11.4, पेज नंबर 478, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अब आपको ये नहीं करने हैं क्योंकि इनको सिलेबस से हटा दिया है। उसके बाद है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, किसी भी दो प्लेन में एंगल निकालना। आर्टिकल नंबर 11.8, पेज नंबर 488, और एक्सरसाइज नंबर 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो थे वो टू प्लेन के बीच में एंगल के ऊपर बेस्ड थे, जिनको अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और तीसरी चीज सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंपटीशन में जान लगा देते हैं, यह सीबीएसई के भी बहुत फेवरेट है। आज तक जितने भी सीबीएसई के पेपर हुए हैं आप हर बार उठा के देख लो, या तो आपको क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस में से मिलेगा, वरना 95% चांस हुआ करते थे कि जो क्वेश्चन था वो एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के बीच में आता था। मेरा विश्वास नहीं है, बेशक पेपर उठा लीजिए, आपको हर पेपर में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से देखने को मिलेगा। और कंपटीशन एग्जाम की तो ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि तीन चीजों को बार बार घुमाना है और उसी से सवाल निकालना है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, है ना। आर्टिकल नंबर 11.10, पेज नंबर 492, और एग्जाम्पल नंबर 25 है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। तो ये भी आप लोगों को नहीं करना है। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो सिलेबस से कट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इसको सिलेबस से काटना पड़ा। ये सीबीएसई वालों की भी मजबूरी है। ठीक है, और जितना सिलेबस से कट रहा है उस हिसाब से मैं ये आइडिया लगा रहा हूं, और जो मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो आपके स्कूल हैं वो कुछ ज्यादा जल्दी खुलने वाले नहीं है। अगर आप लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि हमारा जुलाई खत्म होने पे या अगस्त खत्म होने पे स्कूल खुल जाएंगे, तो इस सिलेबस को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस सिलेबस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो स्कूल खुलने की संभावना है ये आगे अक्टूबर तक भी जा सकती है, और हो सकता है पूरा साल भी स्कूल ना खुले। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम आती थी। एक आती थी बाउंडेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और एक था अनबाउंडेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो अनबाउंडेड प्रॉब्लम है, अनबाउंडेड प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। अब सिर्फ आपके पास बाउंडेड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ऐसे है
आपने कोई भी एलपीपी बनाया ऐसे करके, है ना, कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बीच में पुट कर देंगे, वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाली आपके सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब अब इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे जिसके बीच में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। ये मान लो ऐसे था और आपसे कहते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा सोल्यूशन आ रहा है जो अनबाउंडेड रीजन है। तो अब अनबाउंडेड रीजन के ऊपर आपके पेपर में सवाल आने वाले नहीं है। अगर आप 2018 2019 का पेपर देखेंगे तो वहां पे एक बार अनबाउंडेड का क्वेश्चन आया था, बाकी उसके अलावा हर बार बाउंडेड के क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसके बीच में छांटना पड़ेगा, मैंने नहीं छांटा है। आप जब करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अनबाउंडेड है, तो आप उस क्वेश्चन को मत करना, ठीक है जी। उसका लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी काफी पोर्शन काटा गया है। हालांकि जो कंपटीशन पॉइंट है उससे हम लोगों को इसके बीच में कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ना तो ये पूछा जाता है और ये भी एनडीए वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस एडवांस के सिलेबस में ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 13.4 है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग सीबीएसई के सिलेबस को अच्छे से देखे हुए हैं उनको मालूम है, आज से 1 या 2 साल पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया था। पिछले साल उसको दोबारा सिलेबस में इंक्लूड किया गया था और इस बार इस सिचुएशन को देखते हुए एक्सरसाइज नंबर 13.5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। तो इसका मतलब इस साल हमको प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है? नंबर 1 एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। टोटल मिला के ये 4 से 5 टॉपिक्स है और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को करने थे। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बताई और उन सारे क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की जो सारी की सारी चीजें इसके ऊपर बेस थी, ठीक है जी। तो जी इसके बाद लास्ट में जो बारी आती है मेरी ओपिनियन की कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं कि जो ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। तो सबसे पहले नंबर पे जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय एमएचआरडी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एससीईआरटी एंड ऑल अदर मेंबर्स हु आर वर्किंग एट दीज पोजीशंस हु डिजाइन अवर सिलेबस, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन है, कीपिंग इन व्यू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उनके अभाव के अंदर ये वाला जो डिसीजन है वो बहुत राइट डिसीजन है। आप लोगों को ऐसा, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार इतना सारा सिलेबस काट दिया अब रह क्या गया, इसके बीच में कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हमारे ऑल इंडिया के अंदर सारी जगह एक जैसी सिचुएशन नहीं है। कई जगह पे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास किताबें तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो पता नहीं किस तरह की सिचुएशन में मैनेज करते हैं। और इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो लोग ऑनलाइन स्टडी कर लेंगे और उसके बाद पेपर दे देंगे तो वो थोड़ी सी इनजस्टिस होगा। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति जो है सुधरती जा रही है, लेकिन आप खुद देखिए, आपने न्यूज में सुना होगा प्रवासी मजदूरों के बारे में और भी लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती है। तो मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन के ऊपर वो लेक्चर्स कहां से देख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, स्पेशली वीक और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन स्टडीज। भाई ये चीज मैं बिल्कुल सही तरीके से मानता हूं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर भाई कंप्यूटर के सामने बैठने से, मोबाइल के सामने बैठने से बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, वो सारा दिन इसके ऊपर लगे रहते हैं। नो डाउट आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो पबजी खेलते रहते हैं सारा दिन, लेकिन उनकी आंखों में कभी दर्द नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग क्या करो, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, जैसे आपने आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लिया, उसके बाद उसको छोड़ दो, 2 घंटे बाद फिर से आधा पौना घंटा पढ़ लिया, फिर छोड़ दो। मतलब इकट्ठा बैठ के आप उसको मत पढ़ो। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो ऑनलाइन स्टडीज है, जो हमारी क्लासरूम की स्टडीज है, वो कभी भी ऑनलाइन की स्टडी उसके ऊपर भारी नहीं पड़ सकती है। क्लासरूम की स्टडी अपनी ही स्टडी है। हम लोगों की आदत है, हमेशा ही हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, जब टीचर डंडा लेके खड़ा होता है या जब तक 2-4 चीजें वो नहीं बोलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करते। ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो इस समय के अंदर स्थिति को देखते हुए, जबकि कोविड के केसेस और भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सिलेबस काटा गया है, तो विश्वास मान के चलिए लगभग अक्टूबर से पहले आपके स्कूल खुलने वाले नहीं है। तो इतना सारा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है ना। जो ऑनलाइन स्टडीज है ये एक ऑल्टरनेट है। हम आपको ये नहीं करें कि आपको सारी जिंदगी इससे पढ़ना है और आगे आने वाला टाइम सारा का सारा ऑनलाइन होने वाला है। तो जितना जल्दी आप इस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इतना सिलेबस आज तक के इतिहास में कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी कम होगा।
यह सिलेबस कब हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन के कारण, जो कोविड के कारण, जो हमारी सिचुएशन बनी हुई है उसके कारण। तो यह आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इसके अंदर कोई भी बच्चा, एवरेज से एवरेज बच्चा भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकता है। अगर आप थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ले तो 100 में से 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग उस पेपर में लेके आते हैं, यार अब तो मैथ के सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैथ के अंदर से उसकी आत्मा निकाल ली है, तो आत्मा निकालने वाला काम हो गया है। ठीक है जी। अब कुछ एक सजेशन है अच्छे बच्चों के लिए कि ये वाला जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे बच्चों के लिए बहुत गलत डिसीजन है। ठीक है, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा, सीबीएसई की तैयारी करते हुए आप इन टॉपिक को छोड़िए। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको मैथमेटिक्स में आगे जाके काम करना है, मैथमेटिक्स को रोजी रोटी बनाता है, अपना कैरियर बनाना है, उन लोगों के लिए ये सारे टॉपिक्स करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में YouTube पे इतने बढ़िया से बढ़िया टीचर्स अवेलेबल हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आपको सिर्फ कोशिश करनी है उनको सर्च करने की। आप उनको सर्च कीजिए, आपको एक से बढ़ के एक भयंकर वाले टीचर मिलेंगे जो बहुत ही भयंकर तरीके से YouTube के ऊपर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। कोटा के इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, इतने ब्रिलियंट टीचर्स हैं जो एट द प्रेजेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आपको उसका यूज करना है, उनकी नॉलेज का यूज करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। अगर आप ये सारे टॉपिक छोड़ते हैं तो आप सारे के सारे लॉस में जाएंगे। स्पेशली वो अच्छे बच्चे, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट, जिन लोगों को आगे जाके जेई मेंस, जेई एडवांस देना है, एनडीए का एग्जाम देना है, बिटसेट का एग्जाम देना है, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिनमें जाके आप लोगों को अपीयर होना है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। आप YouTube के ऊपर सर्च कीजिए, मैं कहता हूं 200 वीडियो निकल के आएगा। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, बीच में कहीं पीछे हमारा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, स्ट्रेस रिलीवर है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए तो है ही है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है जैसे स्कूल ओपन होंगे हम लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। और आप विश्वास मानिए, अक्टूबर तक तो सिलेबस खत्म हो जाया करता था, अक्टूबर में जाके हमें सिलेबस शुरू करना है। तो हमारे लिए इतना सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ाना बहुत महाभारत है। एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी यार कितना पढ़ा लेंगे हम लोग उसको, हम लोग इतना सारा नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वाले समय को आप लोगों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। जितना हो सके आप ऑनलाइन स्टडी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी आंखों में पेन आता है तो आप ब्रेक लेके पढ़िए, है ना। वैसे कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे आने वाला सारा टाइम डिजिटलाइज होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। जो सीबीएसई के पेपर में चेंज हुए हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस में, हमने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो सारे के सारे भी लेटेस्ट सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सके। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास +2 के मैथ्स की, बहुत अच्छे से क्लास +2 के मैथ्स को उसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान उन सारी की सारी वीडियोस को भी अपनी प्रिपरेशन में रेफर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।